स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल @Unique+2.0 पे। पिछली कक्षा में बेटा हम लोगों ने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बेटा एक नया टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव कहते हैं किसे हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको समझने के लिए बेटा हमको थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। अब फिजिक्स में हम लोग क्या जाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, एक ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ऐसे जितने भी कंपाउंड है बेटा, अगर हम इनको दो पार्टों में तोड़ें, कितने पार्टों में तोड़ें? दो पार्टों में तोड़ें, तो दो पार्टों में तोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे टूटेंगे। ये क्या होगा H प्लस और प्लस Cl माइनस से बना है। ये वाला किससे बना है? Na प्लस और प्लस Cl माइनस से बना है। और ये वाला किससे बना है बेटा? Ca2 प्लस और प्लस CO3 2 माइनस से बना है। इनको देखने पर हमको पता क्या चला कि बेटा इस साइड पे जितना प्लस है, इस साइड पे जितना प्लस है उसी साइड पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड पे उतना ही माइनस है। कहने का मतलब इधर जितना प्लस उधर जितना माइनस, प्लस माइनस दोनों क्या है, सेम है। तो सेम ऐसे बेटा हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो भी होता है बराबर होता है। बराबर होने का मतलब कि जो चार्ज का अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन चार्ज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बेटा कि जो हमारा ये चार्ज होता है वो कैसा होता है, यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का निकाय होता है वो कैसा होता है। ये एक ऐसे होता है बेटा, इसके इस साइड में माइनस चार्ज और इस साइड में प्लस चार्ज। कहने का मतलब आवेश का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उनकी प्रकृति एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा बहुत कम होती है, जिसको हम लोग 2l मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? 2l मानते हैं। ठीक है, इसका अगर हम नामकरण करना चाहें तो AB इसका नाम भी रख सकते हैं। क्या नाम रख सकते हैं बेटा? AB इसका नाम रख सकते हैं, A और B, और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो L होगा। ये वाली डिस्टेंस L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। परिभाषा अगर हम समझें तो बेटा परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। कैसे आवेश बेटा? विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का मतलब ये हो गया बेटा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, स्थित होते हैं। जैसे कि आप लोग ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है बेटा परमाणविक और एटॉमिक स्तर की भी हो सकती है। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। और जो हमारा एटम होता है, क्या होता है बेटा, एटम होता है, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻12 मीटर होती है। क्या होती है, यानी नाभिक जो होता है बेटा वो 10⁻⁻15। अच्छा, एक चीज आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि न्यूक्लियस का आकार, इसका आकार बेटा, न्यूक्लियस का आकार जो हम लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं उस बॉल की तरह हो जाए, किसकी तरह हो जाए बेटा, बॉल की तरह हो जाए, तो प्रत्येक शरीर के प्रत्येक ऊतक का आकार स्टेडियम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जो फुटबॉल का स्टेडियम होता है। यानी अगर न्यूक्लियस की साइज फुटबॉल के इक्वल हो जाए तो टिश्यू की साइज किसके बराबर हो जाएगी बेटा? हमने एक बार केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसके इक्वल हो जाएगी। अब हमारे शरीर में कितने टिश्यू हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपने मन में कल्पना कीजिएगा कि इस सिचुएशन में शरीर का आकार कैसा हो जाएगा। खड़े खड़े हम लोग बादल को टच कर लेंगे,
मिनिमम अगर हमारे शरीर का आकार होगा तो कितना होगा कि खड़े खड़े हम लोग बादल को टच कर देंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण। दो शब्द यहाँ पे हैं, एक है बराबर और एक है विपरीत। इसके लिए यूज हुआ है सिर्फ आवेश के लिए। तो बेटा बराबर यानी इक्वल का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड यानी उनका आंकिक मान इक्वल होगा। और विपरीत यानी डिफरेंट का क्या मतलब है बेटा? डिफरेंट का मतलब है कि डिफरेंट का मतलब क्या है बेटा? एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये इसका इक्वल और डिफरेंट का मीनिंग है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसी में बेटा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा? पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आवेश यानी Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, ये जो हमने लेंथ मानी थी 2L। तो P इज इक्वल टू, अब इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QL। क्या हो जाएगा बेटा? 2QL हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है बेटा? कूलाम मीटर। और लगे हाथों हम लोग बीमा फाइंड करेंगे। तो बेटा कूलाम की बीमा 80 होती है और मीटर की बीमा क्या होती है? L होती है। कंबाइन करेंगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? L, T और A हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? L, T, A हो जाएगी। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इस द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस किस पॉइंट पे हमें प्राप्त हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बेटा 2 पॉइंट पे मिलेगी। पहला है ये पॉइंट ऑन एक्सियल, जिसको इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड ऑन पोजीशन या अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अक्षीय स्थिति कहते हैं। और दूसरा जो है वो लिखा हुआ ये पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति, जिसको बोर्ड ऑन पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन कहते हैं? बोर्ड ऑन पोजीशन कहते हैं। एक बार फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए ये हमारा द्विध्रुव है, -Q और +Q आवेश से बना हुआ है। तो इस द्विध्रुव के इस साइड में या इस साइड में कोई पॉइंट हो, उस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो कौन सी स्थिति होगी? अक्षीय स्थिति होगी, यानी कि कंडीशन नंबर 1 होगा। अब यदि हमारे पास हमारा द्विध्रुव ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना होने के बाद -Q और ये क्या हो जाएगा? +Q हो जाएगा। इसका मिडिल पॉइंट ये है। इसके मिडिल पॉइंट से ऐसे सीधे कोई पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति या बोर्ड ऑन पोजीशन कहेंगे। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा? अक्षीय स्थिति। पहला पॉइंट हमारा क्या है? अक्षीय स्थिति। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक फोटो ड्रा करेंगे। ये देखिए फोटो बना हुआ है हमारा। ये वाला क्या है? एक डाइपोल है। इसको हम फिर से बना के आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। समझने का प्रयास करते रहिएगा आप लोग। ये जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, इसको हम ये मान लीजिए कि हमारा क्या है? एक डाइपोल है। क्या? डाइपोल का नाम हम लोग रख देंगे। अपने डाइपोल का क्या रखेंगे? एक नाम रखेंगे। ये हो गया A, अब ये क्या हो गया? B। मान लेते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट ये है, जिसका नाम क्या है? O। ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये -Q आवेश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? +Q आवेश हो जाएगा। ठीक है। अब हम मान लेंगे कि इस O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? कोई बिंदु P है।
कोई बिंदु क्या है बेटा, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसकी दूरी इस O से कितना है, स्मॉल r है। कितना है बेटा, स्मॉल r है। ठीक है, तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि बेटा प्लस Q के कारण P पर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, E1 हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वेक्टर E1 हो जाएगी। अब जो इसकी दिशा होगी वो इस तरफ होगी। कौन सी दिशा होगी, dP की दिशा होगी। यानी B से P की ओर हम कोई लाइन खींचेंगे, वो जो दिशा होगी वो वेक्टर E1 की होगी। अब ऐसे ही माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2। और जो इसकी दिशा होगी बेटा वो इस दिशा में होगी। अब ये दिशा कौन सी होगी, P से A की ओर। किस ओर होगी बेटा, P से A की ओर। मीन्स ये वाला जो पॉइंट P है, इधर से अगर हम A की ओर आते हुए कोई लाइन ड्रा करें तो ये जो डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अब आइए जो हमने फिगर ड्रा किया है उसको लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं। लैंग्वेज में बेटा जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। बेटा ये जहाँ पे रखा होगा कोई ना कोई क्या होगा, माध्यम होगा। तो उस माध्यम को हम मान लेते हैं कि उसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। रखा हुआ है जो कि माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो आपने देखा है बेटा ये माइनस Q हो गया और ये क्या हो गया, प्लस Q हो गया, इससे बना हुआ है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L मीटर है। ये जो बेटा डिस्टेंस हम लोगों ने दिखाया है, या ये वाली जो डिस्टेंस दिखाए हैं, ये L और L मिलकर के क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो 2L मीटर डिस्टेंस लिखी हुई है बेटा। अब फिर मान लेते हैं जो अभी हमने कहा था कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपका फिगर हो गया और फिगर से जो लैंग्वेज मिली वो लैंग्वेज हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस Q आवेश से और माइनस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी फाइंड करेंगे। तो बेटा प्लस Q से ध्यान में देखिएगा, ये प्लस Q जो आवेश है ये वाला है। अब यहाँ से हमको ये वाली दूरी फाइंड करनी है। हमारे पास O से P की दूरी है। O से P की दूरी कितना दिया हुआ है बेटा, R दिया हुआ है। और O से B की दूरी कितना दिया हुआ है, L। तो बेटा B से P की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, R माइनस L। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस Q आवेश के कारण P की दूरी क्या होगी, R माइनस L होगी। अब ऐसे ही बेटा A से P की दूरी फाइंड करेंगे। तो बेटा हमको OP इज इक्वल टू पता है R और AO इज इक्वल टू क्या पता है बेटा, L है। तो इस तरीके से जो हमारा AP है वो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस Q आवेश के कारण P की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि अपना फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे, जिसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग समझेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे कि बेटा हम मान लेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण जो हमारी तीव्रता होगी, कौन सी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, माइनस Q आवेश के कारण जो हमारी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और दोनों की हम लोग क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। दोनों की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो बेटा हमारा E1 जो है क्या है बेटा, E1। ध्यान से देखिएगा, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि हमने क्या कहा कि जो हमारा द्विध्रुव है वो कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये हमारा क्या होगा, E1 होगा। अब बेटा E1 हम किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, प्लस Q के लिए। प्लस Q की दूरी कितना है, R माइनस L है। डायरेक्शन क्या है, BP है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और हमारा जो E2 है क्या है बेटा, E2 है, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, इसका बेटा डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, माइनस Q की जो दूरी है क्या है, R प्लस L है। तो R प्लस L होने के कारण ये क्या हो जाएगा, R प्लस L का
होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, हम डायरेक्शन भी यहाँ मेंशन कर देंगे। ये क्या है बेटा, बीपी की ओर है। किसकी ओर है, बीपी की ओर है। और ये किस ओर है बेटा, पीए की ओर है। एक बार हमको फिर से अपने फिगर की ओर चलना होगा। जब हम अपने फिगर पे आएंगे बेटा, तो हम अगर ध्यान से देखें इस पूरी लाइन को, यानी एपी को अगर हम ड्रा करें तो एपी हमारी ऐसी हो जाएगी। तो जो हमारा E1 है बेटा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और E2 किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो दोनों वेक्टर हैं वो सेम लाइन पे हैं। कैसी लाइन पे हैं, सेम लाइन पे हैं, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, बीच में माइनस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, माइनस कर दिया जाता है। कहने का मतलब बिंदु P पे जो हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, जो बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब आइए चलते हैं बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान सारी वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा ध्यान से देखिएगा कि Q 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा हो रहा है, बट आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, अगर ये फ्रैक्शन यानी न्यूमेरिक वैल्यू लिखा होता, ठीक है, तो न्यूमेरिक नॉन वेरिएबल होता तो हम लोग एलसीएम लेते। एलसीएम को क्या करते, एलसीएम से फिर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना था कर देते। बट यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल। तो हम लोग उसी के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये सारे एक्सप्रेशन को हम लोग एक बार क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब बेटा हम ओपन करेंगे तो हमको E इज इक्वल टू मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। समझते हुए चलिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी मेहनत तब बर्बाद हो जाती है जब हम कैलकुलेशन में एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो जो हमको रिजल्टेंट फार्मूला मिलना होता है वो क्या हो जाता है, नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बारीकी से समझते हुए चलिएगा। इसको बेटा ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR हो जाएगा। सेम ऐसे इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR होगा। लेकिन चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ है बेटा, माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो वैल्यू प्लस में आनी चाहिए वो माइनस में हो जाएगी, और जो वैल्यू माइनस में आनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2LR हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली वैल्यू को ध्यान से समझिएगा। नीचे वाली वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा अगर हम सिंपल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, R माइनस L R प्लस L ऐसे लिख करके और इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। और जैसे हम पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था क्या, A प्लस बी अब इंटू A माइनस बी। तो बचपन में इसकी वैल्यू आपने सीखी थी, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। क्या होती है बेटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो बचपन के इस फार्मूले का उपयोग आज हम लोग अपने इस क्लास में करेंगे। तो इससे बेटा यहाँ पे एक चीज़ पहले और देख लीजिए। क्या देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। ये देखो R स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस है, L स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2LR यहाँ पे है, 2LR यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड होकर के हमको E इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2 to 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4LR। क्या हो जाएगा, 4LR।
इसको बेटा ओपन करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो हो सकता है कि आपका दिमाग चकरा दे। क्यों चकरा दे? कि आपके मैथमेटिक्स वाले सर, कौन वाले सर? मैथ वाले सर आपको बताए होंगे कि कोई संख्या यक्स है, इसको स्क्वायर करो तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि आज अभी जब आप यक्स का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, यानी स्मॉल हो जाएगी। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा सर जी ये क्या उल्टा सीधा बता रहे हैं। तो बेटा मैथ वाले सर जी जो बताए हैं सही बताए हैं। जो वैल्यू 1 से क्या होती है? ज़्यादा होती है, 1 से प्लस वैल्यू होती है, ऐसी सारी वैल्यू का स्क्वायर करने पे जो मान हमको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, किस में है बेटा? फ्रैक्शन में है, और जिसकी वैल्यू क्या है? 1 से कम है, 1 से क्या है? कम है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इस सिचुएशन में जो वैल्यू हमारी यक्स होगी इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वो और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है 1/2। क्या लिखा हुआ है बेटा? 1/2। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब आपको पता होगा 1/2 बड़ा है, 1/4 क्या है? छोटा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई वैल्यू 1 से छोटी होती है उसका हम वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा? छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है। तो चूंकि 2l दूरी जो हमने मारी थी द्विध्रुव के बीच में वो अल्प दूरी थी, यहाँ बचा यल, इसका हम वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं, तो ये और छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस यल इज मच एंड मच लेस देन आर, therefore यल स्क्वायर इज आल्सो मच एंड मच लेस देन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब बेटा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 को टेंड करेगी, मीन्स इसकी वैल्यू को ऐड करने पर और ना ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नगण्य मानने पर अब देखो बेटा हमको क्या मिलेगा? जैसे ही हम इसको नगण्य मान लेंगे तो हमको हमारा E इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया 4LR अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर। इसको बेटा सिंपल वे में लिखेंगे तो ये E इक्वल टू क्या हो गया बेटा? E इक्वल टू जो हमारा फार्मूला हमको मिलने वाला था बस ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको लिख सकते हैं बेटा Q इंटू 2L अब इंटू 2R। ठीक है बेटा? अब ये हो गया R की पावर 4, R की पावर 4। तो बेटा जो ये वाला R है हमारा, इस R से एक्चुअली होगा क्या कि इस वाले R से इसका 4 कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सिंस P इक्वल टू होता है 2QL, तो ये Q और 2L मिलकर के क्या बन जाएंगे? P बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है वो हमको E इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R की पावर 3। यही हमारा बेटा अच्छी स्थिति का फार्मूला होता है। किस स्थिति का फार्मूला होता है? अच्छी स्थिति का जो हमने डेरिवेशन किया बेटा फार्मूला यही होता है। एक लाइन हम लोग और लिखेंगे। एक लाइन क्या लिखेंगे बेटा कि यहाँ पे K का जो मान होता है, K का जो मान होता है, ठीक है बेटा, जो K का मान होता है वायु तथा निर्वात के लिए। किसके बेटा? वायु और निर्वात के लिए। वायु और निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। आप लोग देख चुके हैं कि K का मान कितना होता है? 1 होता है। वायु तथा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है बेटा। तो जो आपका फार्मूला मिला था क्या? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2P अपान R क्यूब।
अच्छी स्थिति में जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी होगी, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। किस फार्मूले का यूज करेंगे? इसी फार्मूले का यूज करेंगे बेटा। तो ये तो था अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति थी? अच्छी स्थिति। अब इसका बेटा जो सेकंड पॉइंट आता है वो कौन सी स्थिति आता है? निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति आती है? निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? फिगर ड्रा करेंगे बेटा। फिगर किसका? द्विध्रुव का। तो ये मान लेते हैं कि हमारा द्विध्रुव है। क्या है बेटा? द्विध्रुव है। क्या है नाम इसका? ए, और क्या नाम है? बी है। इसका जो चार्ज है बेटा वो क्या क्या है? ये वाला चार्ज जो है वो -q है, और ये वाला चार्ज क्या है? +q है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला चार्ज क्या है? -q, और ये वाला चार्ज क्या है? +q। इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है? O है। मिडिल पॉइंट क्या है बेटा? O है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? स्मॉल l, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? स्मॉल l। अब हम मान क्या लेंगे कि इसका जो मिडिल पॉइंट है बेटा, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है? P, यानी कि इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? स्मॉल r हो जाएगी। अब जब ये दूरी स्मॉल r हो गई तो हम करेंगे क्या? -q आवेश को और +q आवेश को इस बिंदु से ऐसे मिला देंगे। जब मिलाएंगे बेटा तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे ही हम इस लाइन को मिलाएंगे हमको एक समकोण त्रिभुज मिलता हुआ बनेगा। क्या क्या मिलेगा बेटा? समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, फिगर एक बार फिर से हम लोग ड्रा करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसको। ये -q है और ये आपका क्या है बेटा? +q है। ठीक है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसकी दूरी कितना है? स्मॉल r है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमको फाइंड करनी है। तभी जब चूंकि +q और -q से जब हम आवेश की दूरी फाइंड करेंगे तभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जिसको हम कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं वो किसके बराबर होती है? आधार और लंब के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट r² + l² हो जाएगा। यानी कि जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है ये भी स्क्वायर रूट r² + l² होगी, और ये भी जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट r² + l² होगी। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। फिगर समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए डेरिवेशन आपका हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने फिगर को समझें। जब तक हम फिगर को नहीं समझेंगे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब बेटा इस फिगर में ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा दोनों सेम होंगे, इसको हम थीटा मान सकते हैं। तो थीटा मान करके इस फिगर से हम लोग cos थीटा फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा? cos थीटा फाइंड करेंगे। तो cos = बेटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। cos = क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार यल हो जाएगा, दोनों फिगर में सेम कंडीशन होगी। और जो कर्ण हमारा है वो क्या है? स्क्वायर रूट r² और +l² है, जिसको हम लिख सकते हैं l/r² + l² की पावर 1/2। ये बेटा पहले हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि अभी इसका हमको यूज करना है, तो पहले से लिखे रहेंगे तो हमको यूज करने में आसानी रहेगी। अब आइए बेटा हम लोग अपनी थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी पे आपको लैंग्वेज क्या लिखना है कि माना कोई द्विध्रुव, जो आपने अभी अच्छी स्थिति में लिखा था सेम ऐसे लिखना है कि माना कोई द्विध्रुव जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l मीटर है। हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि अच्छी स्थिति में आपने कौन सी थ्योरी लिखी थी। सेम ऐसे आपको कहाँ तक लिखते चले आना है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, जो यहाँ अच्छी स्थिति लिखे थे बेटा, इसी को क्या कर दीजिएगा? निरक्षीय स्थिति में P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी है। जो अच्छी स्थिति लिखे हैं इसको क्या कर दीजिएगा? निरक्षीय स्थिति कर दीजिएगा। और उसके बाद वाला हम आपको बता दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपने क्या कहा कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे हम जैसे दोनों आवेशों के लिए दूरी फाइंड करे थे, ऐसे यहाँ पर भी फाइंड करेंगे कि -q व +q आवेशों से P की दूरी, आवेशों से P की दूरी। तो ये जो दूरी होगी बेटा कितनी निकल के आई है? स्क्वायर रूट r² + l²। ठीक है, तो अब जो +q के कारण, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ समझने वाली बात, +q के कारण
प्लस क्यू के कारण जो हमारा E1 होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा इसी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में लिखी हो और उसी का हम स्क्वायर कर दें तो उससे रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? रूट हट जाता है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान से इसी समय लिख देंगे जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी बी से पी की ओर होगी। क्या होगी? बी से पी की ओर होगी। अब बेटा हम अपना E2 लिख लें। क्या लिख लें? E2 लिख लें। तो जैसे हम E2 लिखेंगे सेम यही आएगा बेटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ये भी हो जाएगा क्यू अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू पे क्या रूट लगा हो उसी का स्क्वायर कर दें तो रूट अपने आप क्या हो जाता है हट जाता है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इसकी दिशा क्या होगी बेटा? इसकी दिशा P से A की ओर होगी। किस ओर होगी बेटा? P से A की ओर होगी। तो अब ये हमारा E1 और E2 मिल गया। अब हम करेंगे क्या बेटा कि अपने जो हमारा E1 है वह E2 है। E1 E2 को वियोजित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वियोजित। क्लास 11th का जो सदिश विश्लेषण नाम का चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस नाम का चैप्टर है, उसमें आपने दो वेक्टरों का या एक वेक्टर का वियोजन सीखा होगा। तो वियोजन करने पर हमको बेटा E1 से दो घटक मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा ये ध्यान से देखिएगा। एक मिलेगा E1 साइन थीटा और एक मिलेगा E1 कास थीटा। सेम ऐसे बेटा जो हमारा E2 है क्या है? वेक्टर E2 है। जब इसको वियोजित करेंगे तो इससे भी दो कंडीशन मिलेगी। एक मिलेगा E1 साइन थीटा। क्या मिलेगा? E1 साइन थीटा। दूसरा क्या मिलेगा? E2 कास थीटा मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इस फिगर में समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि ये इस फिगर में E1 और E2 क्या होगा। E1 बेटा ये देखो जो E1 है बेटा इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ये आपका होगा E1 और जो E2 है वो इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे। ठीक है। तो ये आपका E1 E2 हो गया। उसके बाद में जब हम इसको वियोजित करेंगे तो वियोजित करने पे क्या होगा बेटा? एक डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ये हो जाएगी E1 साइन थीटा। ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी E1 साइन थीटा। और जो ये डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी E2 साइन थीटा। ठीक। तो जब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और डायरेक्शन चेंज हो जाए तब जब उनको ऐड करते हैं तो वो आपस में या तो कैंसिल हो जाते हैं या तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो बेटा E1 साइन थीटा और E2 का साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या? कास वाला फैक्टर। कौन वाला फैक्टर बचा बेटा? कास वाला। तो जो कास वाला फैक्टर है वो ऐसे आ जाएगा। अब इसी लाइन पे आपका E1 इसी लाइन पे आपका E1 कास थीटा और E2 कास थीटा मिल जाएगा। ठीक है। और सेम लाइन पे होने के कारण ऐड हो जाएंगे। इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा ऐसे फिर से बना के देखते हैं ताकि ये हमको समझ में आ जाए बेटा। समझ में आ जाए तो बेटा ये फिगर जो हमारा है कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा है बेटा E1 और ये हमारा क्या है? E2। ये वाली जो डायरेक्शन है ये है E1 साइन थीटा। ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है? E2 साइन थीटा। ये जो है बेटा इसी लाइन पे आपका E1 कास थीटा आएगा और इसी लाइन पे आपका E2 कास थीटा आएगा। ठीक है। तो उस फिगर को हमने यहाँ पे डिटेल में बना दिया। हमको मिला क्या था बेटा? अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया है कि E1 और E2 की वैल्यू फाइंड की है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन को भी देखना है। डायरेक्शन को देखने के बाद में हम लिखेंगे क्या कि सिंस E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा
विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है, अतः आपस में निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? आपस में निरस्त हो जाएंगे। और तथा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। किस दिशा में है? एक ही दिशा में है, अतः ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी थी, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? अब सिंपल वे में जल्दी से डेरिवेशन कर लीजिए, टाइम बहुत लंबा हो रहा है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। और ऐसे सेम E2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब हम देखेंगे बेटा तो दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। जो ये वैल्यू लिखी है सेम वही वैल्यू लिखी है। तो हम ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये हो जाएगा 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब फिर क्या हो गया? cos थीटा। अब बेटा यही हमने फिगर बनाते समय cos थीटा की वैल्यू क्या निकलवाई है? L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2। यही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे? रख देंगे। तो हमको E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर हो जाएगा 1/2। देखो बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास कितने नंबर हैं बेटा? 2 नंबर हैं, दोनों का बेस समान है, दोनों का क्या समान है? बेस समान है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो जब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे बेटा, तो हमको E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ हमको मिला था 2Q। क्या मिला था बेटा? 2Q मिला था। और चूंकि cos थीटा की वैल्यू L हो गई, और बटे जब हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे तो एक बार लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक बार क्या लिखा हुआ है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो जब हम पावर ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा? कि E इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे जब हम पावर ऐड करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू ये हो गया 1/, एक लाइन और लिखेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लाइन क्या लिखेंगे? जो अभी हमने आपको बताया था कि यदि कोई नंबर 1 से छोटा है और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? और छोटा हो जाएगा। तो और छोटा हो जाएगा, इसका हम यूज करेंगे तो लिखेंगे सिंस L इज मच एंड मच लेस देन R, therefore L स्क्वायर इज आल्सो मच एंड मच लेस देन R स्क्वायर। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, और दूसरा चीज बेटा, जब L स्क्वायर को जैसे ही हम नगण्य मानेंगे, एक्चुअली हमको मिलेगा क्या? E इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
अब ये जो 2QL लिखा हुआ है बेटा, हमने क्या सीखा है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो यही तो क्या होता है 2QL होता है। अभी हमने आज की वीडियो में देखा है कि 2 ध्रुव P बराबर 2QL होता है, तो ये वैल्यू हमारी P हो गई। और यहाँ बचा L स्क्वायर को नगर मान ली है तो बचा R स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है 3/2। अब ध्यान से देखेंगे, इस 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, और जैसे कैंसिल करेंगे हमको बेटा क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R क्यूब। क्या मिलेगा बेटा, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R क्यूब मिलेगा। अब सिंपल से ये एक लाइन केवल और लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा कि वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, अब तो आप लोग रट चुके होंगे कि के का मान क्या होता है 1 होता है। तो जैसे बेटा इसको 1 करेंगे हमारा ये E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। ये किस स्थिति के लिए है बेटा, निरक्षीय स्थिति के लिए। किस स्थिति के लिए है, निरक्षीय स्थिति के लिए। यदि आपसे कोई पूछे कि अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, तो याद रखना बेटा ये फार्मूला क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब होता है। क्या होता है बेटा 2P अपान R क्यूब होता है। तो जब हम लोग किसकी इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो आप लोग P अपान R क्यूब लगाओगे, और जब अक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो क्या लगाओगे 2P अपान R क्यूब। तो बेटा आज हम लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक प्राप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको देखिए और समझिए। तब तक